ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो नंबर लाने की दृष्टि से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इतना बचे हुए समय में इसी को पूरा कर पाना ही क्या रहेगा, मतलब यहीं पूरा हो सकता है। ठीक है, तो आज से हम लोग आपको इंटर आर्ट्स के लिए, उसमें भी आपको जो 12th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है, 12th क्लास का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी कौन सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करने का मतलब है कि आप जब एक क्वेश्चन आप पढ़िएगा, जैसे कि किताब अवेलेबल है, तो जब किताब अवेलेबल है तो आप एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़िएगा, उसका एक ही आंसर ले सकते हैं। लेकिन उस ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छप जाए, लेकिन उस क्वेश्चन से कितनी सारी संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आप लोगों के सामने रखूँगा, ताकि जो आपके सामने 100 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से आपको 50 करने, तो उस 100 में आप 75 कर पाओ, लेकिन करना कितना है, 50। तो ये सेशन आपको, जो ये मेरे द्वारा लाया गया है, जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाया गया, अगर आप इसे पूरा कर पाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 100% क्वेश्चन कर एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन के जो 4 जो ऑप्शन रहेंगे उस सारों को सभी ऑप्शनों को डील करूँगा मैं। उस क्वेश्चन से और क्या संभावनाएं बन सकती उन सारी चीज़ों को भी बताऊंगा। बहुत सारे शब्द जो होंगे उनको डील करूंगा, तो यह आपके लेखनी में भी क्या करेगा, ज़्यादा योगदान करेगा। तो बस आपको सुनना है मेरी बातों को, लिखना कुछ नहीं है, ध्यान देना, बस सुनते रहना, ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। 1-2 बार वीडियो को देखना होगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए समय नहीं मतलब ज़्यादा लॉस करते हुए शुरू करते हैं। तो इतिहास है, इतिहास का पहला पार्ट है ईंट, मनके और अस्थियाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और क्या है, हड़प्पा सभ्यता, जिसका पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का भैया शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, मृतकों का टीला। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपके बच जाते हैं बी, सी और डी, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन क्या इससे और कोई क्वेश्चन बन सकता है, किसी क्वेश्चन की संभावना है। तो जी, ये जो आपका मोहनजोदड़ो आपके सामने बन पा रहा है, ये जो क्या है आपका मोहनजोदड़ो आपके सामने बन पा रहा है। ठीक है, कौन सा जी, मोहनजोदड़ो। ये जो मोहनजोदड़ो बन पा रहा है, एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो से क्या क्वेश्चन बन सकता है कोई। तो हाँ, क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए पूछेगा आपसे कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, बताइए मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था। तो जी मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, बताइएगा, बताइए क्या नाम है जी मोहनजोदड़ो खोज करने का। राखल दास बनर्जी। क्या नाम है, राखल दास बनर्जी द्वारा ये क्या किया गया था, मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। ठीक है, क्या और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जी बिल्कुल पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे अवस्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे अवस्थित है जी, मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्या इससे और कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो जी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है जी, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या इससे और सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता है, विशाल स्नानागार पाया जाता है। मोहनजोदड़ो से किसका साक्ष्य मिला है, तो महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से किसका साक्ष्य मिला, तो मोहनजोदड़ो कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति का साक्ष्य मिला आपको। यानी पूछेगा आपसे कि कहाँ से महिला की नग्न मूर्ति का, कांस्य के बने हुए महिला की नग्न मूर्ति का साक्ष्य मिला, तो जी यही है, मोहनजोदड़ो से ही मिला आपको। क्या पूछ सकता है, ये भी पूछेगा कि दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यही मोहनजोदड़ो से मिला है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या, तो देख सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1922 में। किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है।
और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये पूछा कि राखालदास बनर्जी ने खोज किया था सिंधु नदी के किनारे, कब खोज हुआ था, 1922 में हुआ था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ से क्या क्या पाया जाता है, तो जैसे कि बताया गया विशाल स्नानागार पाया जाता है पहला। दूसरा क्या है कि यहाँ से ही महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। यहाँ से क्या मिला है, कांस्य से बनी मूर्ति का साक्ष्य मिला है, जो एक महिला की मूर्ति और नग्न महिला की मूर्ति थी। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यहीं से मिला है। इतने सारे क्वेश्चन आपके एक मोहनजोदड़ो से पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए डील हो गया, बस आपको सुनते रहना है, आपसे सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आइए आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपको कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप आंसर देख पा रहे होंगे कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 3 ऑप्शन बचते हैं उसके जो भी आयाम है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ना देर करते हुए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या था जी, ये गवर्नर था, भारत का गवर्नर था। यानी जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय लॉर्ड कर्जन क्या था, गवर्नर था। तो ठीक है, तो इसके साथ आपका कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि हम आधुनिक भारत में आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्जन। आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन, क्या पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था। तो गवर्नर कौन था जी बंगाल विभाजन के समय, यही था, यहीं ससुरा था लॉर्ड कर्जन। ये समझ चुका था कि हम भारतीयों को तभी कमज़ोर कर सकते हैं जब इनकी एकता को ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए इसने क्या किया, बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के आधार पर बांट दिया था। ठीक है, किसने बांटा था, तो ये लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब बी ऑप्शन तो हो गया, अब आते हैं सी ऑप्शन पे। सी क्या है, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के बारे में क्या है, तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी का। क्या बोल रहे हैं जी, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा किसका खोज, हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। किसने खोज किया था, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, ये हड़प्पा का जो खोज दयाराम साहनी ने किया था, कब किया था, तो 1921 में। ठीक है, 1921 में। और 1921 के काल को ही क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का खोज का काल कहते हैं। ठीक है, आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है हड़प्पा के बारे में। किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। इसका कब हुआ था, 1921 में। किसने खोज किया था, दयाराम साहनी ने खोज किया था। ठीक है, हड़प्पा में क्या क्या पाया जाता है, हड़प्पा से कांस्य का दर्पण मिला है और मछुआरे का चित्र मिला है। क्या मिला, कांस्य का दर्पण और मछुआरे का चित्र मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, इसमें एक और ऑप्शन है, डी ऑप्शन, लाल डलहौजी। तो लाल डलहौजी में भैया बहुत ही ज़्यादा VVI है। ये लाल डलहौजी प्रश्न के लिहाज से क्या है, बहुत ज़्यादा VVI है। कैसे VVI की, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इससे सबसे पहला VVI क्वेश्चन क्या बनता है, इससे सबसे पहला VVI क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड डलहौजी ने, ये किसने व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, यानी राज्य हड़प नीति को, ये 3 नाम एक ही चीज़ के लिए है, ये किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी। यही महोदय लेकर आए हुए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, राज्य हड़प नीति। राज्यों पर कुशासन का आरोप लगा के उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में डलहौजी द्वारा राज्यों को क्या किया जाता था, हड़प लिया जाता था, यानी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत मिला लिया जाता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो हो गया आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा इससे कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवे की शुरुआत किसके समय में हुआ था, तो इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। कब हुआ था, 1853 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1853 में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि पोस्ट ऑफिस का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी का ही द्वारा किया गया था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि तार प्रणाली किसके समय शुरू हुआ था, तो इसी महोदय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। एक पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डाक टिकट, क्या जी, डाक टिकट का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इसी महोदय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था, डाक टिकट का शुरुआत किया गया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, लॉर्ड डलहौजी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य हड़प नीति का शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, जिसे क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं हम, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इंडियन रेलवे इसी के समय 1853 में शुरू हुआ था। पोस्ट ऑफिस इसी के समय शुरू हुआ, डाक टिकट इसी के समय, तार प्रणाली इसी के समय शुरू हुआ था। किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो इसको
रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो चलिए थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, जो आपके शॉर्ट आंसर को लिखने में आपको सुविधा करेगा। ठीक है, तो देखिए ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं हम, किसी भी समय किसी भी काल के इतिहास के बारे में अगर साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हो, क्या बोलते हैं, किसी इतिहास का अगर साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हो और उस साहित्यिक साक्ष्य की लिपि को पढ़ा जा सके, उससे उस काल के उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको आंसर बताया कि सिंधु सभ्यता, क्या आंसर बताया जी, कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है। तो हमने आंसर क्या बताया आपको, हमने आंसर बताया कि इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका ऐतिहासिक काल है, ये ऐतिहासिक काल का तो मतलब यहाँ सभी आपको बताएं कि उस काल का क्या होना चाहिए, लिखित साक्ष्य होना चाहिए। तो ये इसका लिखित साक्ष्य होगा। लेकिन यहाँ पे भैया, यहाँ पे जो ये आद्य लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जो ये आद्य लगा हुआ है, ये वाला आद्य जो लगा हुआ है, आद्य का मतलब क्या होता है, तो आद्य का मतलब ये होता है कि लिपि, वैसा लिपि जो पढ़ा ना जा सके। अर्थात इन दोनों को जब मिलाएंगे तो सिंधु सभ्यता का तो साहित्यिक स्रोत है, लेकिन उस स्रोत को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो इसीलिए इस पूरे काल को, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, इस पूरे काल को, किस पूरे काल को, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे काल को किस में रखा जाता है, इसको रखा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है जी, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए 3 नंबर भी क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले। जब मैंने मोहनजोदड़ो का आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो उसी समय बताया था कि राखल दास बनर्जी ने क्या किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किया था। राखल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था जी, मोहनजोदड़ो का। किसका खोज किया था, मोहनजोदड़ो का। कब किया था जी, इसका खोज किया गया था आपको 1922 में। कब खोज किया गया था, 1922 में। कब खोज किया गया था, 1922 में। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से किस चीज़ का अवशेष मिलता है आपको, विशाल स्नानागार, कांस्य की निर्मित नग्न मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी का मूर्ति। ठीक है, महाविद्यालय का, विशाल स्नानागार का, ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार। अभी कुछ देर पहले ही बताएं, आप लोग बताइए आंसर कहाँ होगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, विशाल स्नानागार कहाँ मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में और क्या मिलता है, जैसे कि आपको बताया ना कि जब मैं एक क्वेश्चन को डील करूंगा तो उसे इस हिसाब से डील करूंगा कि कितनी सारी संभावनाएं हो सकती है आपसे एग्जाम में पूछने का, कि कोई एक भी संभावना मिस ना हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इस पूरे सेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इस चीज़ का गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपसे अभी तक पूछा विशाल स्नानागार कहाँ पाया था, मोहनजोदड़ो, जो कि मैंने पहले बताया। आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या संभावना है कि कांस्य की नग्न मूर्ति कहाँ से मिली है महिला की, तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। पूछ सकता है आपको दाढ़ी वाले पुजारी का मूर्ति कहाँ से मिला है, तो भैया मोहनजोदड़ो से मिला है। महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो का कहते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। किसने खोज किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो भैया सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं इसके जो ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये आपको ऑप्शन है हड़प्पा, ये कौन सा ऑप्शन है, हड़प्पा। ठीक है, अब हड़प्पा पे बात करते हैं। हड़प्पा के बारे में आप जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं हम, कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था जी, हड़प्पा का खोज हुआ था आपको 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। हड़प्पा का खोज किसने किया था, हड़प्पा का खोज किसने किया था, हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। किसने खोज किया था, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो भैया रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा खोज 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी ने किया था, रावी नदी के किनारे है। यहाँ से किस किस चीज़ का साक्ष्य पाया था, यहाँ से किस किस चीज़ का साक्ष्य पाया था, यहाँ से साक्ष्य पाया था आपको कांस्य दर्पण का। किसका, कांस्य दर्पण का। ठीक है, किसका, कांस्य दर्पण मतलब क्या, कांसा जो धातु होता है उसका जो दर्पण ऐनक देखते हैं उसका साक्ष्य मिला है। और क्या पाया गया, मछुआरे के चित्र का साक्ष्य पाया गया। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है जी, हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा आपको पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है,
पाकिस्तान के किस किस स्थान पे? तो पाकिस्तान के भैया पंजाब में क्या है आपको? हड़प्पा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो नहीं दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते में क्या देखते हैं कि इसका तीसरा ऑप्शन पे आते हैं। किस ऑप्शन पे आते हैं? तीसरा ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या है? कालीबंगन। तो कालीबंगन से सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। कहाँ पे है? कालीबंगन राजस्थान में है। तो चलिए कालीबंगन के बारे में जान रहे हैं, तो कालीबंगन से एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो भैया घग्गर। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगन से। और नहीं, ये एक बहुत ही बेहतरीन और VVI क्वेश्चन। इसको आप VVI ही लिखिए कि VVI ही क्वेश्चन है। क्या आप पूछ सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, बोल दिए आपको पहले कि VVI है, तो क्या पूछ सकता है? ध्यान दीजिएगा, VVI है तो पूछेगा कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? क्या? जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से ही मिलता है। आपसे पूछ देगा कि कालीबंगन से और क्या स्रोत मिलता है? तो कालीबंगन से भैया कालीबंगन से आपको क्या मिलता है? अग्नि हवन कुंड मिलते हैं। कालीबंगन से क्या मिलेगा आपको? चूड़ियाँ मिलती है। यानी मनके बनाने का कारखाना कहाँ पे मिलेगा आपको? क्या बोल रहे हैं? मनके बनाने का कारखाना। क्या बनाने का कारखाना? मनके मतलब चूड़ी। कहाँ बनाने का कारखाना कहाँ पे मिलता है आपको? कालीबंगन से मिलता है। ठीक है, कालीबंगन का अगर आपसे पूछ दे कि कालीबंगन का खोज कब किया गया था? तो कालीबंगन का खोज किया गया था 1953 में। पूछ दे किसने किया था? तो आपको BK थापर के द्वारा किया गया था। ठीक है, जबकि ये याद नहीं करना है कब किया गया था, किसने किया था। ठीक है, इसमें जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है कालीबंगन के लिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा है कालीबंगन के लिए। देखिए, कालीबंगन का पूछेगा कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगन भैया घग्गर नदी के किनारे है। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन सारे क्वेश्चन को एकदम डीपली करते हुए चलेंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि कालीबंगन से किसका किसका साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगन से हमें किसका साक्ष्य मिला है? कालीबंगन से हमें साक्ष्य मिला आपको, कालीबंगन से साक्ष्य किसका मिला है? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यानी आपको लिख देते हैं क्या? जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ध्यान भी देते रहिएगा, लिखना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एकाएक शुरू किए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बस आपको सुनना है। ठीक है, और क्या मिला है यहाँ से? आपको मिला है अग्नि का हवन कुंड मिला है। ठीक है, और क्या मिली है? मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिली? कालीबंगन से। यानी चूड़ियों का साक्ष्य भी कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन D पे। तो D क्या है? तो देखिए, D है लोथल। क्या है? D लोथल है। लोथल के बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इससे यही पूछेगा। क्या पूछेगा? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यही पूछने वाला है। ये आपको क्या पूछेगा? देखिए, पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? तो भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा। भोगवा नदी के किनारे क्या है? लोथल है। ठीक है, चलिए अब इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पूछ सकता है आपको कि जो भैया लोथल है, लोथल किस जगह पे है? किस जगह पे? लोथल किस जगह पे? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोथल किस जगह पे है। तो लोथल आपको किस जगह पे? तो लोथल आपको है गुजरात में। ठीक है, और बताएं इसे VVI क्वेश्चन का पूछता है। तो इसे VVI क्वेश्चन देखिए, लिख के धो लीजिए, ये अइबे करेगा। क्या पूछता है कि कहवा गोदीवाला पाया जाता है? गोदीवाला मतलब समझते हैं, जहाँ पे समुद्री जहाज आकर रुकता है ना, उसको गोदीवाला कहते हैं। तो गोदीवाला कहाँ पाया जाता है? तो भैया इसी लोथल में पाया जाता है। इसी लोथल में आपको गोदीवाला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोदीवाला। तो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात राज्य में है। लोथल में क्या पाया जाता है? लोथल में गोदीवाला पाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यताई के लोग सबसे पहले किसी धातु का प्रयोग किए थे। तो किसका प्रयोग किए थे?
इसी कांस्य का प्रयोग किए थे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया जी, कांस्य युग कहा। कांस्य का प्रयोग किए थे, इसीलिए इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, कांस्य युग के नाम से जानते हैं। तो क्या इस सभ्यता को और किसी नाम से जानते हैं, तो जी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो पहला देखिए, पहला तो इसका यही नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। इसका दूसरा दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर सुनिए। हड़प्पा सभ्यता, चूंकि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी, सिंधु नदी घाटी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तीसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यताई लोग सबसे पहले कांस्य धातु का प्रयोग किया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसका एक चौथा एक और नाम है, क्या नाम है, चौथा एक और नाम है जिसको हमने कुछ देर पहले डील किया था, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये भी इसका नाम नहीं है, लेकिन इसको बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता किस काल की है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हाँ, तो एक क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता, आखिर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ये जो हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता का आखिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। जबकि आप पढ़िएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। क्या है सबसे बड़ा नगर, मोहनजोदड़ो, लेकिन इसे क्या कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पुरातत्व के नियम के अनुसार अगर किसी सभ्यता का खोज किया जाता है तो उस सभ्यता के खोज के दौरान जो सबसे पहला शहर खोजा जाता है, उसी शहर के नाम पे इस पूरे सभ्यता का नाम रखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था, 1922 में, लेकिन हड़प्पा का खोज कब किया गया था, 1921 में। तो इससे छोटा होते हुए भी सभ्यता का नाम किस पे रखा गया, हड़प्पा सभ्यता के नाम पे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नाम हैं वे सारे नाम आप जान चुके होंगे, और नाम के पीछे क्या रीज़न है वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर चीज़ें समझ में आई हो, अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कब तक, कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए, 6 नंबर तक। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अभी मैं जस्ट मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भैया मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, अभी आपके सामने तुरंत डील हुआ है। ठीक है, कालीबंगन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लोथल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं रंगपुर के बारे में, देख लेते हैं किसके बारे में, रंगपुर के बारे में। ठीक है, तो एक रंगपुर ऑप्शन बचता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रंगपुर के बारे में देख लेते हैं कि रंगपुर क्या कहता है। तो सबसे पहले पूछेगा कि रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो भादर नदी के किनारे, जो कि नहीं पूछता है, बहुत ही आपको रेयर क्वेश्चन है। इससे क्या पूछ सकता है, तो देखिए रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर भैया कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, रंगपुर कहाँ है, गुजरात में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंगपुर से किसका साक्ष्य मिला है, किसका रंगपुर से साक्ष्य मिला है, तो रंगपुर से साक्ष्य मिला है आपको भैया ज्वार और बाजरा। किसका साक्ष्य मिला है, ज्वार और बाजरा का साक्ष्य मिला है। लेकिन आपसे मेनली अगर पूछना भी हो तो क्या पूछेगा, रंगपुर से यही पूछ सकता है आपसे कि रंगपुर कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं बिना समय लॉस किए। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो भैया सिंधु घाटी के निवासियों को अगर किसी धातु का ज्ञान नहीं था, तो वो धातु था आपको लोहा। क्या धातु था जी, लोहा। क्या धातु था आपको, लोहा। ये लोहा था जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था, लोहा के बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है कि वैदिक युग, तो वैदिक युग के बारे में कहा था कि वैदिक युग के जो लोग थे, यानी सभ्यता के बाद जो लोग आए थे, उन्हें लोहे की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी, तो इसी लोहे की, ये लोहे की जानकारी थी, इसी लोहे के चलते उन्होंने क्या किया था, ऐसा एक सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के पीछे कारण ये भी है कि वैदिक लोगों के द्वारा क्या किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का नाश किया गया था। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, तो इसमें यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का ज्ञात उनको नहीं था। चलिए आगे आते हैं। कालीबंगन कहाँ स्थित है,
ये कुछ देर पहले ही डिस्कस हुआ, आप सभी बना सकते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि कालीबंगन कहाँ पे है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको बताएंगे। वैसे तो आंसर दिया ही है, कालीबंगन कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा भी डिस्कस हुआ है कि भैया हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, लोथल स्थित है। लोथल, लोथल कहाँ स्थित है भैया? तो कुछ देर पहले ही आपके सामने जिक्र हुआ था कि लोथल कहाँ पे है। लोथल है आपको गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। लोथल में सबसे वीवीआई क्वेश्चन क्या पाया जाता है, तो गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे समुद्री जहाज आकर लगते हो, रुकते हो, उसी को क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा कहते हैं। ठीक है, ये आपको लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल आपको किस नदी के किनारे मिल जाएगा? भोगवा। किस नदी के किनारे? भोगवा। ये भी आएगा, मैंने जितना क्वेश्चन के बारे में आपको बोला है, क्या क्या संभावनाएं हैं वे सारे आपसे पूछे जाएंगे। इस बात को आप गांठ बांध कर रख ले। ठीक है भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं? तो ये थोड़ा सा हमसे छूट गया था कि इसका हम लोग डिस्कशन नहीं देखे थे, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं था, छूटा क्या अभी तक आया नहीं था। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल, मिट्टी से बने हल, मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य मिले हैं आपको बनवाली से। कहाँ से मिले हैं? बनवाली से। कहाँ से मिले भैया? बनवाली से। और पूछ देगा बनवाली किस नदी के किनारे है, तो बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, पूछ देगा कि बनवाली से और कुछ मिला है, तो जी मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? तो बनवाली से बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है जी? बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। जौ का साक्ष्य मिला है। सारे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनवाली से मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कि आपके जैसे जो भी आपके भाई बहन हैं वे इस परिस्थिति में घर बैठे आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें और एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर कर सकें। इसमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, जैसे मैंने आपको डील किया है कि हड़प्पा सभ्यता को कितने नाम से जाने जाते हैं, इन सारी चीज़ों को भी जानकारी दिया जाता रहेगा। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं। किसको डील कर चुके हैं जी? तो हड़प्पा को डील कर चुके हैं, मोहनजोदड़ो कर चुके हैं, बनवाली को कर चुके हैं। अब एक बचता है आपको क्या? रोपड़। क्या बचता है? रोपड़। तो रोपड़ को भी देख लिया जाता है, रोपड़ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो रोपड़ से साक्ष्य क्या ही पूछ लेता है, रोपड़ से कौन सा साक्ष्य मिलेगा? तो रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। किसका साक्ष्य मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी का। और इससे एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? तो देखिए, इससे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। इसी रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, यानी वो कुत्ता उस मानव का क्या होगा? पालतू पशु होगा। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, ये साक्ष्य कहाँ से मिला? तो रोपड़ से। इसको गांठ फाड़ के रख लीजिए। ठीक है, कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोपड़ से। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था कहाँ से? रोपड़ से। इससे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्या पूछता है कि रोपड़ कहाँ पहुँचता है? तो भैया रोपड़ आपको कहाँ, रोपड़ कहाँ पे है? तो रोपड़ आपको पंजाब में है। कहाँ पे है जी? पंजाब में। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर। हड़प्पा सभ्यता नगर था, तो हड़प्पा सभ्यता नगर था, हड़प्पा सभ्यता नगर था जी। हड़प्पा सभ्यता नगर था द्विस्तरीय। कैसा नगर था ये? हड़प्पा सभ्यता द्विस्तरीय नगर था। हड़प्पा सभ्यता आपको द्विस्तरीय नगर था। कैसा स्तरीय नगर था? द्विस्तरीय नगर। यानी एक थे, एक हड़प्पा सभ्यता द्विस्तरीय था, यानी कहने का मतलब कुछ मकान चबूतरे बनाकर, क्या बनाकर? चबूतरे, ऐसे बनाकर, चबूतरे बनाकर
चबूतरे बनाकर ऊंचे बनाए गए थे, यानी जो भी पक्के मकान थे, जो भी बड़े मकान थे, वे चबूतरे बनाकर क्या बनाए गए थे, ऊपर बनाए गए थे। और उसको चार दीवारी से चारों तरफ से क्या किया गया था, घेर दिया गया था। और इस चार दीवारी के बाहर इधर मकान बनाए गए थे। ये बताता है कि लगभग, इसका अनुमान ये लगता है शासक वर्ग जो लोग थे ये कहाँ रहते थे, ऊपर रहते थे। और उनको जो आम जनता थी, जनता से अलग करने के लिए इसको क्या किया था, चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, तो इससे यही निकल कर आता है कि हड़प्पा सभ्यता कितने स्तर का था, तो हड़प्पा सभ्यता 2 स्तर का था, द्विस्तरीय हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था। तो आप जान जाइए, भारतीय का जो सबसे पहला सभ्यता, जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, वह कौन सा सभ्यता है, वो सभ्यता है भैया आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के मैदान की सभ्यता भारत की। और भारतीय उपमहाद्वीप की भी पहली सभ्यता यही कौन सी है, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। और आप इस रोचक चीज़ को जानते होंगे, जो हमारा शुरुआत हुआ था, हमारे यहाँ की सभ्यता शुरुआत हुई थी, वह कैसी सभ्यता थी, वह सभ्यता थी नगरीकृत सभ्यता थी, यानी नगर थे, क्या थे, नगर थे। उसके बाद वाली जो सभ्यता आई, वैदिक युग आया, जिसे किस नाम से जानते हैं, वैदिक युग। ये कैसा था, ये ग्रामीण सभ्यता थी भैया। कैसा सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास जो होता है, एक समय काल के बाद जो दूसरा काल आता है, उसमें विकास होता है। तो यहाँ पे हमारा विकास नहीं हुआ था, हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, ये कह सकते विकास ही नहीं, तो हम पीछे गए थे, बैक गए थे, क्योंकि नगरीय सभ्यता से किसमें चले थे, ग्रामीण सभ्यता में चले थे। तो पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता का विकास सिंधु नदी के मैदान में हुआ था। सिंधु जो नदी है उसके किनारे सभ्यता बसा हुआ था। तो सबसे पहली सभ्यता कौन सी हो जाएगी, सिंधु के मैदान की सभ्यता हो जाएगी। तो अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन को डील किए हैं, 14 क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मिलते हैं। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन का सेशन आएगा, और हर एक सेशन में आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा। आप पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाकर लाते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी, तो आइए क्वेश्चन ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी भैया आपको सर जॉन मार्शल ने खुदाई नहीं की थी, इनके निर्देशन में क्या किया गया था, खुदाई किया गया था। किनके निर्देशन में, सॉन जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई किया गया था। और ये आपको मार्टिन व्हीलर, क्या है जी, मार्टिन व्हीलर भी इस हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कौन कौन इससे जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर। कौन जी, मार्टिन व्हीलर। ये जो दो व्यक्ति हैं, ए और सी, ये दोनों किससे जुड़े हुए थे, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और सी। इसमें एक ऑप्शन बच जाता है सर विलियम जोन्स का। कौन सा ऑप्शन बच जाता है, सर विलियम जोन्स का। तो आइए सर विलियम जोन्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सर विलियम जोन्स क्या थे, आपसे पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी भैया, तो 1784 में। आपसे पूछेगा कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स यही महोदय थे जो क्या किए थे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। और कब किए थे, 1784 में किए थे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।